दोस्तों एक समय था जब पैनासोनिक दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड हुआ करता था, जिसका हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक सेवर, बैटरी या टीवी जैसा कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आपके घर में भी जरूर मौजूद होगा। 20वीं सदी के दौरान इसे जापान का गौरव समझा जाता था, जो लगभग हर सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ ग्रो कर रहा था। लेकिन 21वीं सदी पैनासोनिक के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आई, जहां न सिर्फ इसे भारी लॉसेस हुए, बल्कि इसे अपने कम्युनिकेशन बिजनेस के साथ साथ टीवी बिजनेस को भी शट डाउन करना पड़ गया। हालात इतने बुरे हो गए कि इसे अपने कई सारे एसेट्स बेचने पड़े। साथ ही कंपनी ने टेस्ला में अपने $3.2 बिलियन का स्टेक भी सेल कर डाला। इस कंपनी ने पिछले 30 साल में 1.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। इन सबसे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल बात यह है कि अगर आप पैनासोनिक की बैंकरप्सी प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे तो वो है 100%, यानी कि कंपनी दिवालियापन के बहुत ही हाई रिस्क पर है। पर सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इसकी ये हालत है, और क्यों एक समय का मार्केट लीडर पैनासोनिक आज बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पैनासोनिक की कहानी की शुरुआत होती है 27 नवंबर 1894 को, जब जापान के वाकायामा प्रीफेक्चर में पैनासोनिक के फाउंडर कोनोसुके मत्सुशिता का जन्म हुआ। ये 5 बहनें और 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। जीवन के शुरुआती साल काफी संपन्न और खुशहाल रहे, लेकिन जब मत्सुशिता 4 साल के हुए तो उस समय इनके पिता को बिजनेस में भारी लॉस होने की वजह से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई। यहाँ तक कि उन्हें अपने गाँव के घर तक को छोड़ना पड़ गया था। इसके 3 साल बाद काम की तलाश में पूरा परिवार शहर आ गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उनके हालात में कोई खास सुधार नहीं आया। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई कि जब कोनोसुके महज 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि उनके जीवन में कुछ नोटिसेबल बदलाव आता, मार्केट में मंदी के चलते दुकान के मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में वो दोबारा काम की तलाश में भटकने लगे। आखिरकार कोनोसुके को एक साइकिल की दुकान पर नौकरी मिल गई। इस जॉब ने उन्हें काफी कुछ सिखा दिया था, लेकिन वो खुद को हमेशा के लिए इसी काम को करते नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ जॉब करते हुए भी अलग अलग वैकेंसीज को देखना शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 5 साल तक साइकिल शॉप पर काम करने के बाद अचानक उन्हें एक दिन ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का ऐड दिखा और उन्होंने झट से वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। फॉर्चुनेटली उनको ये जॉब मिल गई, जहां कोनोसुके को कंपनी में अपने काम के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों कोनोसुके को इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो जब भी फ्री होते थे इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर देते थे और वहां से मिली नॉलेज के बेस पर वो एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर देते। कोनोसुके काफी हार्ड वर्किंग थे और हमेशा काम की बारीकियों को समझने की कोशिश करते रहते। उनकी लगन और मेहनत को देखकर 5 साल के बाद उन्हें कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बना दिया गया। उस समय कोनोसुके की उम्र केवल 20 साल थी और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट को हासिल करना सबको हैरानी में डाल दिया था। उनकी मेहनत और काम के प्रति जुनून ने उन्हें गरीबी से तो निकाल दिया, लेकिन कोनोसुके का एम्बिशन इससे कहीं आगे था, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते। उसी दौरान उन्होंने एक इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिकल सॉकेट को बनाया और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उसे अपने सुपरवाइजर को दिखाने गए। लेकिन कोनोसुके को उस समय बहुत ही दुख हुआ जब उनके सुपरवाइजर ने उनका सॉकेट ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन कोनोसुके अपने प्रोडक्ट पर बहुत ही विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जो था अपनी जॉब को छोड़ने का। उस जॉब को छोड़ने के बाद अपनी सेविंग से उन्होंने कुछ टूल्स खरीदे, अपनी एक टीम बनाई जिसमें अपनी वाइफ, ब्रदर और साथ में 2 को-वर्कर को भी शामिल किया। इन सब के साथ मिलकर कोनोसुके घर पर ही सॉकेट बनाने लगे और अपने 2 रूम वाले अपार्टमेंट में एक शॉप ओपन करके उसे बेचने की कोशिश में लग गए। हालांकि उन्होंने मार्केट जाकर भी उन्हें बेचने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उनके को-वर्कर्स ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया और अब उनकी टीम में बस 3 ही लोग बचे थे, वो, उनकी वाइफ और उनका बड़ा भाई। उस समय उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपना घर का सामान बेचना पड़ा। इसके चलते कोनोसुके ने कई बार सोचा कि ये सब छोड़कर उन्हें अपनी पुरानी नौकरी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन उनका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उन्हें हर रिजेक्शन के बाद एक नई कोशिश करने पर मजबूर कर देता था। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई नए प्रोडक्ट्स बनाए, जिनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल काफी महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने पंखों के लिए इंसुलेशन प्लेट्स बना डाली थी, जिसके मार्केट में खूब डिमांड होने लगी।
इस प्रोडक्ट से उनके पास इतने पैसे आ गए कि उनका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा और उन्होंने 7 मार्च 1918 को अपनी खुद की कंपनी मत्सुशिता इलेक्ट्रिक को शुरू कर दिया था, जो बाद में चलकर पैनासोनिक हुई। अब उनकी इंसुलेशन प्लेट्स मार्केट में काफी सही चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोनोसुके का दिमाग इलेक्ट्रिक सॉकेट में ही लगा रहता था। पर इस बार पहले उन्होंने लोगों की नीड को समझा और उस सॉकेट को रीडिजाइन किया, जिसके बाद उन्हें 2 बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिले, जिसमें से एक था अटैचमेंट प्लग और दूसरा 2 वे सॉकेट। ये प्रोडक्ट उनके ओरिजिनल लाइट सॉकेट के उलट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब कोनोसुके के पास 3 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स थे, जिससे उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने जल्द ही अपने बिजनेस को 20 एम्प्लॉयज के साथ एक बड़े से 2 मंजिला मकान में शिफ्ट कर दिया। 1920 इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा सफल रहा और इसका नाम देश के रेपुटेटिव लोकल बिजनेसेस में गिना जाने लगा। दोस्तों, अगर हम कंपनी की वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कंपनी के सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आज आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो हमें हेल्प करता है ट्रेडिंग की शुरुआत करने में, वो भी एक्सपर्ट्स के साथ। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सएम और एक्सएम के कॉपी ट्रेडिंग फीचर की हेल्प से आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर यानी कि स्ट्रेटजी मैनेजर को कॉपी करके उनके रिसर्च, एनालिसिस और एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं। आपको बस एक्सएम पर अपना अकाउंट बनाकर उनके कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। इजी टू फाइंड कैटेगरीज में आप अपने खुद के एक्सपर्ट्स को चूज कर पाएंगे, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर, बेस्ट परफॉर्मर्स, लो रिस्क, मोस्ट इन्वेस्टेड। एक्सएम पर एक्सपर्ट्स की सारी डिटेल्स भी अवेलेबल है, लाइक कितने और यूजर्स उस एक्सपर्ट को कॉपी कर रहे हैं, उनके पास्ट रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स क्या हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में वो ट्रेड करते हैं एंड वगैरह वगैरह। कॉपी ट्रेडिंग की हेल्प से एक्सपर्ट की गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहने वाली है, विच मीन्स हमारा रिस्क बहुत ही कम होगा। इसके साथ ही एक्सएम हमें 9 एसेट में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देता है, लाइक इंडाइसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, मेटल, गोल्ड, ऑयल, करेंसीज लाइक यूरो एंड यूएसडी, बिटकॉइन, S&P 500 एंड नैस्डैक। इस पर हमें पर्सनल अकाउंट मैनेजर के साथ साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलती है, जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। सिर्फ यही नहीं, इस पर आपको फ्री एजुकेशन एंड रिसर्च रिसोर्सेज भी मिल रही हैं, जिससे आप ट्रेडिंग के बारे में सीख पाओगे। सो गाइस, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक्सएम पर साइन अप करें। 1920 इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा सफल रहा और इसका नाम देश के रेपुटेटिव लोकल बिजनेसेस में गिना जाने लगा। लेकिन इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि कंपनी का आगे का रास्ता आसान है, बल्कि इसके रास्ते में कई ऐसे चैलेंजेस थे जिसे पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। असल में कोनोसुके को अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर एक बड़ा फेलियर देखना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके बारे में वो श्योर थे कि ये मार्केट में चलेगा ही चलेगा। कमाल की बात ये है कि इस प्रोडक्ट का आइडिया उन्हें सपनों में आया था और तब से उनके दिमाग में हर वक्त वही छाया रहता था, जो कि एक सिंपल सी बाइसिकल लाइट थी। दोस्तों, उस समय बैटरी से चलने वाली लाइट्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन वो 2 से 3 घंटे तक ही रोशनी दे पाती थी। इसी के चलते उस समय काफी लोग अपने साथ कैंडल लेकर चला करते थे, ताकि जहाँ लाइट बुझ जाए वहाँ से आगे का सफर वो कैंडल की मदद से कर ले। लेकिन कैंडल जलाकर एक जगह से दूसरी जगह जाना सच में एक मुश्किल काम था। इसी को देखते हुए कोनोसुके 6 महीने लगाकर बुलेट के आकार का एक बाइसिकल लैंप डिजाइन करते हैं, जिसकी खासियत ये थी कि ये 30 से 40 घंटे तक चल सकता था। कोनोसुके को अपने इस प्रोडक्ट से भरपूर उम्मीद थी और एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने होलसेलर्स से कांटेक्ट किया, शहर भर के स्टोर्स में गए, लेकिन उन्हें ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि उनका ये लैंप कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट को आखिर कोई ले क्यों नहीं रहा था। तो दोस्तों, इसका मेन रीजन ये था कि उस जमाने के लोगों ने पहले ही मान रखा था कि बैटरी से चलने वाले लैंप्स बेकार होते हैं। हालांकि इसके बाद भी कोनोसुके को उम्मीद थी कि फ्यूचर में उनका ये प्रोडक्ट जरूर पॉपुलर होगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। इसके बाद उस समय चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई जब सितंबर 1923 में आए ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक ने काफी तबाही मचा दी और प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ही ज्यादा कम हो गई। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कोनोसुके हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए 4 साल बाद उन्होंने फिर से बाइसिकल लैंप को स्क्वायर शेप में डिजाइन किया। हालांकि इंटरनली इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन स्क्वायर शेप का लैंप उससे पहले लोगों ने कभी देखा ही नहीं था और इस डिजाइन के पीछे का मकसद था कि ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अलग नजर आए और लोगों के मन में बैटरी से चलने वाले लैंप्स के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे इसे अलग रखा जाए। ऐसे में इस लैंप ने मार्केट में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए और दुकानों को 10,000 लैंप के सैंपल्स दिए
इन एफर्ट्स का रिजल्ट ये मिला कि अपने पहले साल के एंड तक कोनोसुके हर महीने लैंप्स के 30,000 यूनिट्स बेचने लगे थे और इससे उन्हें एक चीज की समझ हो गई थी कि चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई भी उसे तब तक नहीं खरीदेगा जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करते। इसलिए उन्होंने इसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देने के साथ साथ उसकी मार्केटिंग को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया ताकि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। इसके लिए साल 1929 में उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर किया। उन्होंने अपनी मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, बैटरीज, बाइसिकल लैंप्स और रेडियोस के लिए 4 अलग अलग डिविजन्स बनाई। इनमें से हर डिवीजन में उनके खुद के नेशनल सेल्स डिपार्टमेंट के साथ साथ रीजनल डिपार्टमेंट्स भी थे जिन्हें सीधे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से लिंक कर दिया गया। इस तरह से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सीधे सेल्स पर ही डिपेंडेंट हो गई, यानी जिस तरह से प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड होती थी, मैन्युफैक्चरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग की जाती थी ताकि ओवर या अंडर प्रोडक्शन जैसे प्रॉब्लम से बचा जा सके। इस नई सेल्स फोर्स के साथ पैनासोनिक ने 1930 के दौरान देश में अपना डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया। अब कंपनी में 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसी दौरान अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 ने पैनासोनिक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे मटेरियल्स और हायर टैलेंट को ढूंढने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि वॉर के लिए अब लोगों को भर्ती किया जाने लगा था और जरूरी मटेरियल्स की सप्लाई भी बंद हो गई थी। और इससे बुरी सिचुएशन तब आ गई जब कंपनी पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो वॉर में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे। कोनोसुके को उम्मीद थी कि वॉर के खत्म होने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उसको किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। जापान पर अमेरिका ने एटॉमिक हमला कर दिया जिससे बड़ी संख्या में तबाही मची। अब जापान तो युद्ध हार गया और अमेरिका ने उस पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। अमेरिका के रिफॉर्म ऑर्डर्स में एक ये भी था कि कोनोसुके को उनकी खुद की कंपनी से इस्तीफा देना होगा। अमेरिका के इस ऑर्डर का कोनोसुके ने तो विरोध नहीं किया था, लेकिन उनके 15,000 एम्प्लॉइज उनकी तरफ से आवाज उठाने लगे। एम्प्लॉइज का कहना था कि अगर कोनोसुके को कंपनी से हटा दिया गया तो पैनासोनिक को तबाह होते देर नहीं लगेगी। आखिरकार उनके प्रयासों से कोनोसुके के इस्तीफा का ऑर्डर वापस ले लिया गया और उन्हें कंपनी को आगे बढ़ाने का एक मौका और मिला। लेकिन दोस्तों उस समय तक पैनासोनिक को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था और उसकी ग्रोथ स्पीड बहुत ही स्लो हो गई थी। ऐसे में कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतनी बार मिली हार से वो शायद टूट जाता, लेकिन कोनोसुके ने इसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। दरअसल उनका मानना था कि अच्छा वक्त तो अच्छा होता ही है, लेकिन बुरा वक्त भी अच्छा होता है। मतलब ये कि जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो हमें कुछ भी नया करने से डर लगता है कि कहीं हम उसमें फेल ना हो जाएं। लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो उस समय अच्छा तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसे में क्यों ना थोड़ा रिस्क लेकर ही देख लेते हैं, हो सकता है कि ये कामयाबी का नया रास्ता खोल दे। कोनोसुके अपने एम्प्लॉयज को इस तरह मोटिवेट करने लगे कि वो ऐसा सोचें कि जैसे ये बिल्कुल नई कंपनी है जिसे हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। अपनी इसी सोच के साथ कंपनी अपने टारगेटेड ऑडियंस में भी बड़ा बदलाव लाई और ये जापान से बाहर निकलकर ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने लगे। देखा जाए तो पैनासोनिक के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस भी नहीं बचा था क्योंकि जापान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी और कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए 1950s के दौरान कंपनी अपने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर ध्यान देती है। इन प्रोडक्ट्स में वॉशिंग मशीन, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोस, राइस कुकर्स, टेप रिकॉर्डर्स और एसी शामिल थे। और दोस्तों इसी समय इस कंपनी का नाम बदलकर पैनासोनिक किया गया था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से पहचान बनाने के लिए उन्हें एक इंग्लिश नाम की जरूरत थी। प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी की वजह से पैनासोनिक ग्लोबल मार्केट में काफी पॉपुलर हुई और यहीं से उसके गोल्डन एरा की शुरुआत होती है। इसके बाद 60s, 70s और 80s के दौरान कंपनी अपनी पीक पर थी और बहुत ही तेजी से अलग अलग सेक्टर्स में खुद को एक्सपैंड कर रही थी। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि गोल्डन एरा हमेशा के लिए नहीं रहती, पैनासोनिक के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल 27 अप्रैल 1989 को 99 साल की उम्र में कोनोसुके मत्सुशिता की डेथ हो गई और इसके साथ ही कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। इसकी वजह थी उन प्रिंसिपल्स को कम्प्लीटली भूल जाना जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि कोनोसुके का मानना था कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, लेकिन पैनासोनिक ने उनकी डेथ के बाद एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो, इसलिए आप पैनासोनिक की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि यहाँ 50s के दौरान लॉन्च किए गए नए नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। 60s, 70s, 80s और इवन 90s में लॉन्च किए गए न्यू प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट मौजूद है। लेकिन 2000s के दौरान लॉन्च प्रोडक्ट का सेक्शन पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब है कि उन्होंने 2000s में एक भी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया था। उनका आखिरी नोटेबल प्रोडक्ट 1998 में आया था जो था पैनासोनिक का डिजिटल टीवी और इसे यूएस की मार्केट में लॉन्च किया गया था।
अगर ये कंपनी चाहती तो बड़ा हाथ मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इवन पैनासोनिक ने पिछले 26 साल में अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पैनासोनिक के प्रोडक्ट्स आज भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अच्छे प्रोडक्ट्स खुद अपने आप को नहीं बेच सकते, और ये चीज सैमसंग बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। सैमसंग अभी भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्राइस या कस्टमर सर्विस जैसे कई मामलों में पैनासोनिक से नीचे आता है, लेकिन फिर भी सैमसंग इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करता है। आखिर कैसे? असल में सैमसंग को पता है कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करनी है, चाहे वो अप्लायंसेस हो, टीवी हो या स्मार्टफोन। आज आपको हर जगह सैमसंग का नाम सुनाई देगा, पर क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार पैनासोनिक का एड कब देखा था? उम्मीद है कि आपका आंसर हाल फिलहाल का तो बिल्कुल नहीं होगा। जबकि यही सवाल अगर हम सैमसंग को लेकर करें कि आपने लास्ट टाइम सैमसंग का एड कब देखा था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने आज ही या 1-2 दिन पहले सैमसंग का कोई एड जरूर देखा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैनासोनिक इसे समझ नहीं पाया। 1940s में वर्ल्ड वॉर के दौरान पैनासोनिक ने बेसिकली सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसके फाउंडर्स ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और कंपनी को रिस्टैब्लिश करके न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इस समय कंपनी ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रही, ना मार्केटिंग पर कोई खास ध्यान दे रही और ना ही अपने डाउनफॉल का इस्तेमाल बिजनेस में उन कमियों को एनालाइज करने पर लगा रही है, जिन्हें ठीक करके कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। ऐसा लगता है मानो कंपनी का मैनेजमेंट बस इतनी ही देर तक इसे संभालने की कोशिश कर रहा है जितनी देर तक ये खुद अपने नाम के भरोसे संभली हुई है। ऐसे में ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि आज पैनासोनिक की बैंकरप्सी प्रोबेबिलिटी 100% है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने कभी पैनासोनिक का प्रोडक्ट्स यूज किया है या नहीं, और आपकी इस ब्रांड के साथ क्या एक्सपीरियंस है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि सोनी आज खत्म क्यों होती जा रही है, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।